अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। आज सर्दी की शिद्दत में पिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बहुत सारे लोग काफ़ी अरसे से टाइम से कह रहे थे कि अब सर्दियां जो हैं वो जाने वाली हैं, लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और मौसम ने लिए एक बार फिर से अंगड़ाई और दोबारा से बारिश होने लगी। 3 दिन तक कहा जा रहा है कि पिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल और जेहलम, ये जो इलाके हैं और इनके बीच के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे जो है वो 3 दिन तक बारिश होती रहेगी। तो तमाम तर लोग जो है वो ये ना समझें कि अब ये जाती सर्दी है। कब हमेशा ऐसा ही होता है कि या तो आती सर्दी को आप सीरियस नहीं लेते तब आपको लग जाती है, और या फिर जाती सर्दी को आप सीरियस नहीं लेते तब आप जो है वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हाँ, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनमें अब सर्दी की वो शिद्दत नहीं रही है, बल्कि बिल्कुल आप ये कह लें कि सर्दी जा ही रही है। आप थोड़ा सा भी एक शॉल भी आप ओढ़ लें तो आपको ठीक फील होता है। जिस तरह के लाहौर है, हम लोग वीकेंड पे जब लाहौर गए हुए थे तो वहाँ पे भी सर्दी जो है वो बिल्कुल दम तोड़ ही चुकी है। दिन में तो आप बिल्कुल कुछ नहीं पहन सकते, ना स्वेटर ना कोई और चीज़, लेकिन रात में जो है वो थोड़ा ऐसा होता है कि एक शॉल भी आप ले लें तो आपको अच्छा फील होने लग जाता है। तो सर्दी के हवाले से तो अभी ये कहा जा रहा है कि अभी पिंडी, इस्लामाबाद में एटलीस्ट सर्दी रहेगी, और नॉर्दर्न एरियाज़ में तो ज़ाहिर सी बात है सर्दी है ही है। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमेशा हर ख़ानदान में एक ऐसा बंदा ज़रूर मौजूद होता है। आपका कज़न भी हो सकता है, आपका भांजा भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, कुछ कोई भतीजी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसकी शादी का पूरे ख़ानदान को इंतज़ार होता है और उसकी शादी के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शादी जिनकी बड़ी अर्ली एज में हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके रिश्ते नहीं मिल रहे होते। वो खुद भी थोड़े से, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो खुद भी थोड़े से मुश्किल लोग हों, तो इसलिए उनको कोई पसंद भी ना आ रहा हो, तो इस वजह से भी ऐसा होता है कि उनकी शादी जो है वो लेट से लेट तर होती जाती है। और फिर इतने रिश्ते देखे जाते हैं, इतने रिश्ते देखे जाते हैं, इतने रिश्ते देखे जाते हैं, और सब लोगों की ज़बान पे उन्हीं का नाम होता है कि यार इनकी शादी का इंतज़ार हो रहा है, इनकी शादी का इंतज़ार हो रहा है। उनके बहन भाई जो है वो सोच रहे होते हैं कि इनकी शादी पे हमने कपड़े पहनने हैं, उनके अरेंजमेंट्स करनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी शादी से आप एफिलिएट कर देते हैं कि इनकी शादी होगी तो हम ये करेंगे, इनकी शादी होगी तो हम ये करेंगे। बहुत सारी लड़कियां, बच्चियां सोचने लग जाती हैं कि इनकी शादी होगी तो हम ये वाले कपड़े पहनेंगे, ये वाला फैशन करेंगे, इस पार्लर से तैयार होंगे। पार्लर भी लोगों ने सोच सोच के रखे होते हैं कि फ़लाने पार्लर से हमने इसकी शादी पे तैयार होना है। जैसे मेरी जब शादी हुई तो मुझे जो है वो बाद में मंसूर की जो दोनों बहनें हैं उन्होंने मुझे ये बात कही कि जी हमने बहुत पहले से सोच के रखा हुआ था कि फ़लाने पार्लर से हम मंसूर की शादी पे तैयार होंगे, क्योंकि उनकी जब शादियाँ हुई थी तो किसी और पार्लर का फ़ैशन था। फिर पार्लर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट फ़ैशन आते रहते हैं। किसी और पार्लर का फ़ैशन था तो वो उधर से तैयार हुई थी। फिर जब कुछ साल गुजर गए तो किसी और पार्लर का फ़ैशन आ गया, लेकिन वो कहती अब हमारी कोई इतनी क्लोज़ शादी हो ही नहीं रही थी कि हम उस पार्लर से तैयार होते, क्योंकि उनके सारे कज़न जो हैं वो कराची में हैं। तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि किस दिन जो है उनका भाई जो है घोड़ी चढ़ेगा तो वो उस पार्लर से तैयार होंगे। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने किसी ख़ास इंसान की शादी से मुंसलिक करके रखी और सोचा कि इसकी जब शादी होगी तो हम ये काम करेंगे। तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़ैनब भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनको भी इस कन्वर्सेशन में शामिल करेंगे। कई बज जाएगा एक और सुबह हमारे साथ है। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे आपके कज़न के हवाले से जिसका मे बी आपने उसकी शादी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हो। वैसे सब लोग कहेंगे ब्रेक से पहले शॉल नहीं ली हुई थी, ब्रेक के बाद शॉल लेके आ गई है। तो मैं ये शॉल मेकअप रूम में भूल आई थी। मेरी मदर की शॉल है और मेरे लिए इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि ये उन्होंने जो है वो कभी ली होगी, कभी किसी इवेंट पे या इस तरह।
तो हम उनकी चीज़ों को बड़े तबर्रुक की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस वजह से मैंने सोचा कि किसी ना किसी दिन तो लेनी ही चाहिए, तो आज मैं लेके आई हूँ स्पेशली। तो इसलिए मैं मेकअप रूम में जो है वो भूल आई थी जल्दी में, फिर मुझे याद आया तो मैं अब उसको ले आई हूँ। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं कपड़े आपके। so शॉल तो वैसे ही बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी शॉल भी अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रही थी आपसे कि हमने कुछ सोचा नहीं लेकिन फिर भी मैच कर लिया, कलर कॉम्बिनेशन कहीं हो ही गया। ब्लैक में भी मैचिंग है हमारी और शॉल में भी मैचिंग है हमारी। अच्छा ज़ैनब, मैं बात कर रही थी कि कोई ना कोई कज़न किसी ना किसी टाइम पे आपके ख़ानदान में होते हैं जिसकी शादी का आपको भरपूर इंतज़ार होता है। इसकी शादी होगी तो ये करेंगे। जैसे अगर मैं अपनी शादी की बात करूं तो मतलब मेरी शादी पे मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बिकॉज दे हैव सीन मी एंड मंसूर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और उनको था कि जी हमने देखना है कि कब होगी इनकी शादी और किस तरह की होगी। तो वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मंसूर की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो उसके सारे कज़न्स को बहुत इंतज़ार था, क्योंकि वो लोग पिंडी इतना ज़्यादा नहीं आते, और शादी पे सब पिंडी आए और फिर सब मरी गए, तो उनको उसका भी इंतज़ार था कि जब हम मंसूर भाई की शादी पे आएंगे तो हम मरी जाएंगे। सब अपने कराची से आना जी, था। कराची से आना था। कराची से लोग आते हैं, उनको होता है कि फिर हम आसपास के भी शहर घूमें। वेरी ट्रू। और फिर वो पहली दफ़ा थी कि वो सर्दियों में आ रहे थे। अच्छा। बिकॉज दिसंबर में हमारी शादी थी, तो पहली दफ़ा सर्दियों में आए थे, तो फिर वो मरी गए और सारी उन्होंने बर्फ़ वगैरह देखी। तो इस तरह का कोई कज़न आपका, या आप वो कज़न थी जिसका सबको इंतजार था, ये क्या सिनेरियो है? अच्छा, मुझे तो हर कज़न की शादी का इस तरह से इंतज़ार है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है तैयार होने का। अब तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा कभी कभी। अब आज मैं बहुत सिंपल थी क्योंकि मेरे का बहुत हो गया, बहुत तैयार के लिए, लेकिन मुझे ना तैयारी करने का बहुत शौक है। शादी का इतना किसी के अटेंड करने का नहीं वो होता, बस उसमें जो कपड़े खरीदने हैं, ज्वेलरी, हर चीज़ मैचिंग। अब जिस तरह से मेरी शादी के बाद मेरे देवर की शादी होनी थी, तो उसकी तो मैंने तैयारी A to Z अपने कपड़ों के साथ दूसरों की भी तैयारी की पूरी। अच्छा। मेरे सास ससुर ने क्या पहनना है वो मैंने डिसाइड किया, मेरे दोनों देवरों की शादी, दुल्हनों ने क्या पहनना है वो मैंने डिसाइड किया। फिर उसके बाद बाकियों ने क्या पहनना है, मेरे देवर ने क्या पहनना है वो मैंने। तो मुझे बहुत शौक है कि चीज़ों को बनाने का और सारी अरेंजमेंट्स करने का, और कलर कॉम्बिनेशन सेम हो। ये चीज़ अगर इसके साथ ऐसी लगनी है, तो मुझे अगर कोई ये कह देना कि अब फलां की शादी है, किसी भी कज़न की, दोस्त की, किसी की, तो मैं सबसे ज्यादा तैयार मुझे लगता है मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। हम सबका मुझे लगता है एक आलमी सा मसला है कि हम इवेंट्स में बहुत ज्यादा तैयार होते हैं। हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइमलाइट जो है वो आपने अगले की ले लिया। आई डोंट कंसिडर दिस के लाइमलाइट लिए। मुझे लगता है कि हर इंसान की एक अपनी शख्सियत होती है, उसका एक अपना जो है वो अरोमा होता है और सब कुछ होता है, तो आप किसी की जगह नहीं ले सकते। अच्छा, लेकिन ज़ैनब एक चीज़ पे मुझे एतराज़ है, अगर आप इजाज़त दें तो। जी। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आके मैं बताऊंगी मुझे किस चीज़ से एतराज़ है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ के गई थी कि ज़ैनब भी सोच रही होंगी कि क्या, और ब्रेक के दौरान मैंने बताया भी नहीं है, ताकि सस्पेंस, ज़ैनब ने भी नहीं पूछा ताकि सस्पेंस रहे। अच्छा ज़ैनब, मुझे लगता है कि लड़की को अपनी शादी वाले दिन के कपड़े जो हैं वो खुद चुनने चाहिए, चाहे वलीमा हो चाहे बारात। What is your take on it? बिल्कुल चुनने चाहिए, लेकिन कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं। अच्छा, मैं आपके पास आ जाती हूँ। आप आए हाँ, फिर मैं आपको अपनी पूरी बात सुनाती हूँ। और बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट लेके आई हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो नई लड़कियाँ आ रही होती है ना, जब नए घर होता है उसका सब कुछ, तो उसको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत सी चीज़ों को लेके। आपने खुद मैंने अपने मैं एक वाहिद अपने ससुराल में बहू हूँ जिसने अपने कपड़े खुद सेलेक्ट किए थे। नाइंसाफी मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, उनकी तरफ से है, क्योंकि मेरी शादी माशाल्लाह जिस तरह हाई लेवल पे हुई थी, जितने उस वक्त हमारे पास मेरे ससुराल में सोर्सेज वगैरह थे, अब सारी चीज़ें थी। जब बाकी भाइयों की हुई तो वो चीज़ नहीं थी। अब उनको ये पॉइंट था, क्योंकि जिस तरह से मेरे ससुराल वालों को ये लगता है कि जिस तरह ज़ैनब कपड़े पहनती है या उसकी सिलेक्शन कपड़ों की है वो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मेरे सर पे जिम्मेदारी दी कि तुम बाकी दोनों के भी सिलेक्ट कर लो। लेकिन
लेकिन फिर मेरा ये था कि मैंने उनसे कलर पूछ लिया था कि किसी ने मैक्सी पहननी है, लहंगा पहनना है क्या, वो मैंने पूछ लिया था। अच्छा, मतलब कंसेंट था उनका हाँ, लेकिन मैंने ये चीज़ की थी, लेकिन उसमें ये था कि उनको ये नहीं पता था कि वो किस तरह के कपड़े किस तरह से, क्योंकि मेरी जो सास है दिखाए भी नहीं थे बनवाने के बाद। नहीं, बिल्कुल। मेरी जो सास थी उनको था कि नहीं हमने नहीं पहनाने, क्योंकि वही बात है कि कुछ ससुराल वाले, मुझे ये लगता है कि वो इसलिए भी नहीं इन्वॉल्व करते लड़की को क्योंकि उनके बजट का इशू आ जाता है। मुझे ये लगता है कि अगर आपने 2.5 लाख का लहंगा पसंद कर लिया है और हमारे पास लाख रुपए का बजट है, तो हम आपको कैसे मना करेंगे कि बेटा ये तो हम नहीं लगा सकते। जैनब, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, ये बहुत सब्जेक्टिव वैसे तो बात है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप को कहना बता देना चाहिए लड़की को कि ये बजट है, इसके अंदर मुझे ये लगता है कि रो के करो, धो के करो, जैसे नहीं, ये बहुत कहना आसान है। अल्लाह करे कि आपका बेटा जब हो इंशाल्लाह तो फिर आपको ये चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि मैंने ये फेज़ अपने देवरों से किया। मेरे भाई की जब शादी हुई थी तो तब तो मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लड़के वाले जो हैं वो लड़की वाले घर में जितने भी हैं ना, उनको ये बात नहीं समझा सकते कि हमारा बजट छोटा है। ज़ैनब देखो, हम लोग जो, मैं तो अपने आप को मिडिल क्लास कहती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने ज़िंदगी में जो कमाया उसमें उन्होंने 2 चीज़ें की, एक हमें पढ़ाया और एक घर बनाया। ठीक है, ये मेजर 2 काम उन्होंने कर लिए और एक अच्छी नॉर्मल लिविंग हमें दी। मैं ये नहीं कह सकती कि हम बहुत बिग शॉट है या हम बड़े अमीर हैं। तो मेरी मदर ने भी हमें बिठाया और कहा कि मर्जी तुम लोगों की होगी, कलर सिलेक्शन वगैरह क्या पहनना है, किसने ये वो, क्योंकि मुझे छोटी चोली नहीं पसंद। आमना को छोटी पसंद थी, उसने छोटी बनवाई, मुझे छोटी नहीं पसंद थी। मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छी ना लगूं, तो मैंने उसी बजट में और तरह के कपड़े बनवाए और कलर्स। आपकी मदर ने आपको बताया ना, आप मतलब लड़कियां अपने घर में कर लेती हैं, जब ससुराल वाली चीज आती है, जैसे वलीमे का ड्रेस है, वो ससुराल वालों की तरफ से होता है, तो उसमें ये चीज हो जाती है कि फिर ससुराल वाले ये होते हैं कि अगर हम इन्हें ये कहने कि हमारा इतना बजट है, तो ये ना हो कि लड़की वालों को बुरा लग जाए कि हमारे तो हमने तो अपना बारात का जोड़ा तो 2.5-3 लाख का बनाया, ये क्यों लाख रुपए का पहना रहे मेरी बेटी को, ये क्यों बजट कम कर रहे हैं। लेकिन वो भी चीज बुरी नहीं लगेगी उनको कि उनको नहीं दिखाया हुआ। हाँ, बुरा लगता है, बुरा लगता है, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बुरा लगता है। लेकिन फिर ये होता है कि उस वक्त शर्मा शर्मी में या रिस्पेक्ट में वो इवेंट गुजर जाता है और चला जाता है। मेरे उसमें, मैं तो बाद में अपने नाम इसलिए ले रही हूँ कि मेरे उसमें सब मेरी बाकी जो वो हैं, क्या कहते हैं उनको, देवरानियाँ, जेठानियाँ, उनको बहुत था कि इसने अपनी पसंद से किया, तो फिर हम उन्हें यही एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे टाइम बहुत अच्छा था, मेरा ससुराल का सारी जितनी भी फाइनेंशियल वो सब चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर फाइनेंसेस का मसला ना हो फिर तो करनी चाहिए। हमारे उसमें ये चीज थी, फिर तो करनी चाहिए, पूछना चाहिए। मुझे पर्सनली मेरा अपना यही दिल था कि दोनों से पूछ के किया जाए। बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी हमारे भाई की शादी है तो हमारा भी दिल है, तो आपका दिल आपकी शादी पे भी तो था ना, वहाँ आपने पूरा कर लिया। अब आप अगर फाइनेंसेस का मसला नहीं है, तो ज़ैनब ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि बजट का इशू होता है। अगर फाइनेंसेस का मसला नहीं है तो फिर आप उनका कंसर्न ले लें या उनको कह दें कि भाई इस लिमिट से ज्यादा शादी बार बार नहीं होती। अगर एज अ लड़की मेरी दुल्हन मैं बनी हुई हूँ और मुझसे कोई ना पूछे, या अगर बुरा जोड़ा आ जाता अब तो नहीं मैंने हो जाते हैं लोग, फिर शक्ल बना लेते हैं। दुल्हन, कुछ दुल्हनें मैंने ऐसी भी देखी, वो कहती हैं हम नहीं कपड़े पहनेंगे, हमने ये नहीं पहना, फिर उनकी उस वक्त मिन्नतें हो रही होती है, पहन लो। आप लड़की को इन्वॉल्व कर ले, या तो ऐसा भी होता है ना, अरेंज मैरिजेस में थोड़ा सा आप कहते हैं कि गैप होता है दोनों फैमिलीज में। लव मैरिजेस में आप ये कर सकते हैं कि लड़के को आप समझा दें, कि लड़का लड़की को समझा दे कि ये चीज़ है, ऐसी है। रुबेल बहुत माशाल्लाह लकी सी चल रही है, कह रही है मैंने तब तक खुद ही सब कुछ सेलेक्ट किया था। माशाल्लाह, बट हर किसी के साथ ये सिनेरियो नहीं होता। मुझे जो है वो उस दिन ही जोड़ा मिला था, जिस दिन मैं जब पार्लर जाई थी तो उन्होंने मुझे दिया था कि ये कपड़े हैं और ये आपने पहनने तैयार होके, तो बहुत अच्छा जोड़ा था और मैं बड़ी खुश हुई थी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर अच्छा ना होता तब मैं क्या ही कर लेती, मुझे पहनना ही पड़ता। लेकिन आपका दिल जो है वो दिन आपके लिए बहुत बड़े होते हैं, तो आपका दिल जो है वो मुरझा सा जाता है। मुझे ये था कि बारात पे मैंने साड़ी पहननी है, तो मैंने अपनी बारात, मैंने लहंगे ना बारात पे अपना बनवाया ना वलीमे पे। अच्छा, मैंने बारात पे अपने साड़ी बनवाई, तो मेरे ना ससुराल वाले थोड़े क्योंकि आप मुझे ये बात पता लगी कि वो थोड़ा सा उस पे बड़े सेटल हो गए थे कि ओके, मतलब उतनी अमाउंट में पैसे नहीं लगेंगे जितने लहंगे में लगते हैं। लेकिन मैंने एक चीज ऐड ऑन की थी कि अपनी साड़ी के साथ दुपट्टा, बहुत बड़ा दुपट्टा रखवाया था, क्योंकि मैंने साड़ी का पल्लू अपने हाथ पे रखा था और पीछे दुपट्टा अलग से। और फिर इसी तरह वलीमे में मैंने अपना ड्रेस ए लाइन शर्ट थी और उसके नीचे बिल्कुल प्लेन ट्राउजर था, जिस तरह से हम राउस सिल्क का पहनते हैं, ठीक है, उसमें भी मैंने कोई वो नहीं, क्योंकि
क्योंकि मुझे अपना पता था कि मैंने वो कपड़े पहनने ही नहीं थे दोबारा। दोबारा मैंने साड़ी इतनी बार पहनी है कि अब वो मैंने पैक करके रख दी। अब मैं ये कहती हूँ उसका दुपट्टा यूज कर लेती हूँ। अच्छा। तो मेरे रीयूज बहुत हुए हैं। तो मैं जो लड़कियां देख रही हूँ तो मैं कहूँगी ऐसे कपड़े बनवाएं जो आप बाद में बहुत बार पहन सकें। लहंगे पहन ही नहीं सकते बिल्कुल। आप कभी भी नहीं, मैंने अभी तक 4 साल हो गए, अभी तक तो नहीं पहना। मैं इंतजार, वही बात है ना, मैं इंतजार कर रही हूँ अपने बहन भाइयों की शादियों की कि उन पे पहन लूंगी। ज़ैनब क्या बना रही हो आप? आज हम कोफ्ते आलू बना रहे हैं। चिकन के कोफ्ते होंगे और उसमें आलू डालूंगी। आलू में बड़े ही साइज के डालूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो इसका मसाला जो है वो या तो बिल्कुल ही खुश रखते हैं, कुछ लोग ग्रेवी ज्यादा रखते हैं। आप किस तरह? नहीं, मैं ग्रेवी ज्यादा रखूंगी। इसका मतलब वो वाटरी वाला वो सारी चोरबे वाला हाँ। चलें ठीक है ज़ैनब, हम जी चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज जिनको हमने बुलाया हुआ है 2 भाई हैं और उन्होंने एक स्मॉल सेटअप से अपने बिजनेस का जो है वो आगाज़ किया है, उसको अभी वास्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जब से कोविड आया उसके बाद लोगों को इस बात का बड़ा एहसास हुआ कि पाकिस्तान में जो है वो स्किन केयर या पाकिस्तान में जो है वो स्किन केयर या हेल्थ केयर ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं मौजूद और हमें अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाने चाहिए। या अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें तो एक टाइम ऐसा आया था जब हमने बाहर के प्रोडक्ट्स जो है वो लेना बंद कर दिए थे और हम सोच रहे थे कि अपने ऑल्टरनेटिव के तौर पे हम अपने प्रोडक्ट्स जो है वो उनको इस्तेमाल करें। तो वो एक टाइम ऐसा था जब बहुत सारे लोगों को एहसास हुआ कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जगह है और हम अपना काम जो है वो कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही 2 भाइयों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो लेकर यहाँ पे आएंगे और आपको दिखाएंगे। मोहम्मद तलहा और मोहम्मद अब्दुल्ला, हाँ ऐसा मौजूद है। आ जाएं जी आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ हैव अ सीट। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो शो में आने के लिए। खानेवाल से आप लोग स्पेशली जो है वो यहाँ पे आए हैं हमारे शो के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं या आज हमारे शो की वजह से जल्दी उठे? रूटीन यही है, जल्दी उठने की। जल्दी उठने की। दोनों जल्दी उठ जाते हैं? मैं ज़्यादातर तो जल्दी उठते हैं क्योंकि ऑफिस जाना होता है, तो उस वजह से फिर ऑफिस भी जाते हैं। ये तो और भी ज़्यादा जो है वो लम्हा फिक्री है बहुत सारे बच्चों के लिए जो कुछ भी नहीं कर रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। तो इन दोनों से बहुत सारी बातें हैं जो हमने पूछनी है और करनी है। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। एक शो हमारे यहाँ चल रहा होता है, एक पीसीआर में चल रहा होता है और जब IFB खुली हुई हो तो बहुत मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वहाँ की सारी बातें हम सुन रहे होते हैं। अच्छा जी अब्दुल्ला, और आपकी तरफ मैं आती हूँ तलहा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं हमारे टॉपिक के हवाले से, कौन सा ऐसा कज़न है जिसकी शादी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है? क्या वो कज़न आप खुद हैं या आपका कोई कज़न है जिसका पूरे ख़ानदान ने इंतज़ार किया है? हमें तो अपने भाई की शादी का इंतज़ार है, छोटे का। क्यों, आपकी हो गई है? जी हो गई है। मुबारक हो आपको यार, आपने बहुत जल्दी शादी कर ली है। क्या हो रहा है अभी दुनिया जल्दी में? है, अभी 3 साल पहले हो जानी थी, बस नहीं हुई इसी वजह से। जेंजी भी शादीशुदा हो गए, शर्म कर लो लड़कों तुम लोग। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जो मिलेनियल्स होके बैठे हुए हैं, अभी तक शादी नहीं हुई। तो आपकी शादी का इंतजार हो रहा है? इसकी और एक हमारा खाला का बेटा है फरहान, वो भाइयों से हमें ज़्यादा अजीज है। अच्छा। उसकी शादी का बहुत इंतजार है लेकिन वो करवा नहीं रहा। क्यों? वो कह रहा है अभी नहीं करवानी। क्यों, कितने साल का है फरहान? सेम एज है इनकी। तो छोड़ दो बेचारे का पीछा, भी 21 साल का है। खुदा अच्छे का खासे वास्ता है, सेटल्ड हैं, काम कर रहे हैं, तो शादी करनी चाहिए। शादी होने के लिए सिर्फ सेटल्ड होना जरूरी नहीं है, हमारे बंदे उधर का यही है। ज़हनी तौर पे तैयार होना भी जरूरी है। तैयार वो बंदा खुद ही हो जाता है। फल्ला, किस किस्म की बातें हो रही है नेशनल टेलीविजन में? हम इसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं भाई। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप लोगों ने जर्नी का आगाज़ किया तब भी आप यहाँ पर आए थे, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने आके अपनी चीज़ों की मार्केटिंग की थी, लेकिन मैं मौजूद नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड स्टोरी चेक चाहिए कि कैसे ये आप लोगों को आइडिया आया कि हमने जो है वो जॉब नहीं करनी बल्कि लोगों के लिए जॉब क्रिएट करनी है। तो ये कैसे शुरुआत हुई? स्टार्ट पे अगर मैं बात करूं तो मुझे किसी ने कहा था कि जो आपकी फैमिली है ना वो बिज़नेस नहीं कर सकते। क्यों? तो बस उन्हें ये था कि ये बस ये जॉब करेंगे, आगे पीछे जाएंगे, बस जॉब तक रहेंगे। अच्छा। तो एक तो वो था कि यार हमने बिज़नेस ही करना है चाहे छोटा हो। तो उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें ले आएंगे। तो वहाँ से जर्नी का स्टार्ट हुआ, करते 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 यहाँ पे आ गए आज अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, सिर्फ किसी के कह देने से, बहुत सारे लोग वैसे ऐसे होते हैं जो उनकी बात को जो है वो एज ए चैलेंज ले लेते हैं कि अब मुझे जी। किसी ने कहा है तो अब मैं करके दिखाऊंगा। दिस इज़ वेरी नाइस। लेकिन इसी फील्ड में क्यों आए, ये क्यों सोचा, क्या ये अब्दुल्ला का आइडिया था कि भाई ये करना शुरू कर देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत भी है, इसमें ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, ये आइडिया किसने दिया? इसमें हमारा जो ब्रांड है ना वो ऑर्गेनो क्लिनिक के नाम से है, ब्यूटी स्टोर। तो इसका मेन मकसद जो है ना, जो आजकल केमिकल्स और स्टीरॉयड वाली चीज़ें आई हैं, आवाम को उससे छुटकारा हासिल करना है। हमारा स्लोगन जो है, सेव योर स्किन फ्रॉम केमिकल्स, मेक इट ऑर्गेनिक। हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं, बहुत ही अच्छे, उनका नाम है डॉक्टर सरफराज। तो फैमिली गैदरिंग है उनके साथ, तो सारा बैकअप है ना, आप फ्रंट पे हमें देख रहे हैं लेकिन बैकअप पे हमारे 4-5 लोग हैं जो बैकअप पे हमें डील कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। हमारी हिम्मत उन्होंने कभी टूटने नहीं दी। जब भी कोई बंदा डगमगाता है तो वो पीछे उनका हर वक्त हाथ होता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुक्रगुजार भी हूँ। तो उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि वो खुद तो जॉब कर रहे हैं लेकिन हमें वो बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, बहुत मोटिवेट करते रहते हैं। तो हर जगह पे उनको मैं इसलिए याद रखता हूँ क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद ऑर्गेनो क्लिनिक ना होता, ऑर्गेनो क्लिनिक ना होता तो हम यहाँ पे ना बैठे होते। कैसे उन्होंने सिर्फ मोटिवेट किया या उन्होंने ही ये आइडिया पिच किया कि आप इस फील्ड में जाएं, इसमें बड़ा स्कोप है और आजकल जो है बहुत सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं, या उन्होंने फॉर्मुलेशन में आपकी हेल्प की? किस तरह से हेल्प की? देखें, ये जो है ना, हमारा ये प्लान नहीं था कि हमने यहाँ से कमाई करनी है, क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ। मेरा ये था कि हम फार्मेसी वगैरह बना लेंगे और बिजनेस कर लेंगे। बिजनेस के और भी तरीके थे, लेकिन हमारा ये था कि आवाम को जो है ना अच्छी चीज़ें, हर्बल चीज़ों की तरफ हमने मूव करना है। तो आइडिया उनका था, ठीक है, स्टार्टअप उनके थ्रू हमने लिया, स्टार्ट करवाने वाले भी वो थे। तो उसके बाद जर्नी का स्टार्ट हुआ। तो चलते चलते ये बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी रन हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताओ कि बहुत सारे जो आपके ही एज के बच्चे होंगे वो अभी उन्होंने सोचना शुरू किया होगा कि क्या करे लाइफ में। बिल्कुल और ऐसे ही। आप जो है वो माशाल्लाह एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस का हिस्सा हैं। चेंज ऑफ थॉट कहाँ है, चेंज ऑफ थिंकिंग कहाँ है कि आपने पहले से सोचना शुरू कर दिया और वो बच्चे जो है वो अब सोच रहे हैं? और आप क्या समझते हो कि कब जो है वो आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए? क्या आपको जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो तब आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि मैंने क्या करना है, ताकि जब तक आप करो तब तक आपको पता हो कि आपका रुख क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान यूनिवर्सिटी जाता है, स्टडी करता है, चाहे वो 10th में है, कॉलेज लाइफ में है, यूनिवर्सिटी में है, उसको अपना नेक्स्ट फ्यूचर देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। आजकल जो है ना, माँ बाप तो ये कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन बात ये होती है कि वो बेटे के माइंड में क्या है। बात के लिए, क्योंकि पढ़ना उसने है, स्टडी उसने करनी है, काम उसने करना है, अपनी लाइफ का फ्यूचर उसने बनाना है। जब तक वो अपने माइंड में अपना रोल नहीं रखेगा कि मैंने आगे करना क्या, तो वो कभी भी कामयाबी नहीं हो सकेगा। जब तक वो घर वालों के कहने पे वो स्टडी कर लेगा, ICS कर लेगा, ICOM कर लेगा या कुछ भी कर लेगा, तो जब उसके माइंड में नहीं होगा तो वो नेक्स्ट कुछ भी नहीं कर सकता। आखिर ऑप्शन आ जाता है जॉब का, फिर वो वही लोग कहते हैं हमने इतनी स्टडी की, हमें जॉब नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। बात तो ये है ना। हाँ। तो जब तक आप अपने माइंड में नहीं रखेंगे, जब आपने करना है, बिजनेस करना है, तो आप स्टार्ट से बिजनेस का रखें कि मैंने करना ही बिजनेस है। बिजनेस के लिए कोई स्टडी मैटर नहीं करती कि आपकी स्टडी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैटर करता है इंसान का माइंड, इंसान की मेहनत। अगर इंसान मेहनती है, कभी भी किसी भी जगह वो मार नहीं खा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं उनको मैंने कभी भी ज़िंदगी में जो है वो पीछे रहते हुए नहीं देखा। चाहे ज़िंदगी कितने ही अप्स एंड डाउन्स आए, वो दोबारा उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक हार्ड वर्किंग जो है सलाहियत मौजूद होती है। अच्छा तलहा, मुझे बताएं, जब भी हम ऑर्गेनिक चीज़ों के हवाले से सोचते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि ये कुछ ऐसे के लिए तो इसकी शेल्फ़ लाइफ रहेगी, फिर उसके बाद ये ख़राब हो जाएगी, और बहुत सारे लोग ज़्यादा अरसे की शेल्फ़ लाइफ वाली चीज़ों को लेना पसंद करते हैं। तो इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए ना आप इसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स डाल रहे हैं, ना कोई केमिकल्स डाल रहे हैं, तो किस तरह इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी? देखें, शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपने जो चीज़ यूज़ करनी है, वैसे भी ऑर्गेनिक और हर्बल चीज़ें जो होती हैं ना, वो 2 से 3 महीने, हद 6 महीने का उनका टाइम होता है। लेकिन ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये महीने 2 महीने में कवर हो जाती हैं। ठीक है। तो अगर आप आम रूटीन में भी आपने फेस वॉश करना है, आपने मुँह धोना है, ठीक है, और आपने नहाना भी है डेली, तो उसमें हमारे फेस वॉश हैं, सोप्स हैं, वो अगर आप डेली भी यूज़ करेंगे तो 15-20 दिन से ज़्यादा कोई चीज़ चलती नहीं है। ठीक है। ये तो नहीं है कि आपने आज यूज़ कर लिया और रख दिया, महीने बाद यूज़ कर लिया।
जितनी भी ये चीज़ें हैं इसमें ना प्रिजर्वेटिव होता है ना स्टीरॉयड ना केमिकल्स, ताकि इसको जो है ना अच्छी तरीके से आगे डिलीवर किया जाए। नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि फिर भी ये 2-3 महीने तो चल ही सकते जी, हैं ना, चल सकते ऐसा हैं। नहीं होगा कि आप खोलेंगे तो हफ्ते बाद ही उसमें से स्मेल आने, ऐसा नहीं है क्योंकि ना? इसका सीन ये है ना कि ऑर्गेनिक चीज़ों का फौरन रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन हमारी आवाम को इंस्टेंट चीज़ें चाहिए। बिल्कुल। इंस्टेंट के चक्कर में उन्होंने अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया। ये है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है, महीने 2 महीने में वो अपना काम दिखाती है, उसके बाद आप गो थ्रू हो जाते हैं, वो ही यूज़ करें। डेली जो है रूटीन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ठीक आप है। ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ अच्छा, करें। मुझे अब्दुल्ला बताओ कि आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं? जैसे अगर कोई सिरम है तो उसमें कितनी वैरायटी है कि ये सिरम भी है, ये सिरम भी है, ये सिरम भी है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट इस वक्त आपका कौन सा वाला है? जब हमने स्टार्ट लिया था तब हमने जो है एक क्रीम एक प्रोडक्ट से स्टार्ट लिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 40+ प्रोडक्ट्स हमारी जो है फ़िज़िकल भी हमारी ब्रांचेस बन रही हैं हर सिटी में, और ऑनलाइन ऑल ओवर पाकिस्तान में और ऑल कंट्रीज़ में हम जो है पार्सल डिलीवर कर रहे हैं। तो 40+ प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें सीरम्स हैं। सीरम्स में जो है हमारा पिगमेंटेशन के लिए है, रेटिनॉल है जो कि रिंकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाइसिनामाइड है। उसके अलावा वाइटनिंग क्रीम्स, फेस वॉश, सॉप्स। जो इस टाइम हॉट प्रोडक्ट हमारी चल रही है वो हमारी डील है, मलट्ठी डील उसका नेम है। वो है ज़्यादा वर्क। कौन सी डील है नाम? मलट्ठी उसका नेम है, लैकोराइज। ठीक है। तो वो ज़्यादा यूज़ होती है पिगमेंटेशन के लिए। आजकल जो इशू चल रहा है, हर लेडीज़ हर मर्द को यही इशू है कि वो पिगमेंटेशन की वजह से बहुत परेशान है, तो उसके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन उसके रिजल्ट की अगर बात की जाए वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन अगर एक बार स्किन पे हो जाए तो वो फ़ौरन ख़त्म नहीं होती। और ये तो वैसे भी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं हर्बल हैं, स्टीरॉयड फ्री हैं, लेकिन मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रही हैं इस टाइम मैं उनको बुरा नहीं कहता, हर किसी की अपनी प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें अक्सर प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो स्टीरॉयड वाली होती हैं, 2 दिन में रिजल्ट देती हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है पतली हो लोग जाती बड़े है। खुश हो जाते हैं कि लगाया यार, ये 2-3 दिन हुए लगाते हुए प्रोडक्ट और मेरी स्किन जो है वो ग्लो करने लगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो उसका वक्ती तौर पे उनको रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए वो फिर स्किन परेशानी का बायस बन जाती है। तलहा, अगर आपने किसी को अपनी मार्केटिंग के लिए रखना है तो आपने अब्दुल्ला को रखना है, क्योंकि उनकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है कि लोग उनकी स्किन को देखते ही इनके प्रोडक्ट्स जो है वो लेना शुरू हो जाएंगे कि भाई यही प्रोडक्ट मुझे चाहिए जो अब्दुल्ला ने अपनी स्किन पे अप्लाई किया। एक जोर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, एक और सब में हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल्ला और तलहा, उनसे हम बात करें। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो ये बताओ ना कौन से प्रोडक्ट लगा रहे हो तुम अपने, ताकि वही उन्हीं की इंडोर्समेंट हम करें और वही हम भी लगाएं और लोगों को भी कहीं के लगाएं। जो भी न्यू प्रोडक्ट आती है ट्राई करते हैं बिल्कुल, और सेकंड ज़्यादा मैं सोप और फेस वॉश को यूज़ कर रहा हूँ। बस सोप और फेस वॉश से बिल्कुल। इतनी चमकदार स्किन हुई हुई है तुम्हारी। उसमें भी कोई वो नहीं है कि मैं ये स्पेशल रखूँ, कोई भी मिल जाए, चाहे फेस वॉश मिल जाए, चाहे हमने जो soap भी मिल जाए। प्रोडक्ट बनानी है ना, सबसे पहले अपनी स्किन पे वो पैच टेस्ट करना होता है, चेक कर ले। इतना हम ये risk तो भाई लेते हैं। कॉन्फिडेंस की बात है, हर बंदा नहीं करता। घर वालों को भी देते हैं कि तुम लोग भी पैच टेस्ट करके पूरी देखो फैमिली या में नहीं। हमारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। ठीक जो है। पहले कहते थे ना नहीं हमने नहीं लेनी, हमने नहीं लगानी, तो आज वो खुद फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं वो। अच्छा, पेपर से दे ये दो। एक डिफरेंट तरह की सेटिस्फेक्शन होती है आपको कि आपको जिन लोगों ने थोड़ा लेट डाउन करने की कोशिश की थी, जब वो आपकी तारीफ करते हैं वो एक अलग फीलिंग होती है। वो क्या फीलिंग है, अभी वो कैसी लगती है? मैं बताता हूँ, अभी हमारी फैमिली में है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हें पता तो चल ही जाएगा। जी जी, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। तो वैसे भी उनको हर किसी को पता चल जाना कि हमारे लिए बात की होगी। तो इसमें सीन ये था कि हमने जब काम स्टार्ट किया ना, तो स्टार्ट में तो जो है मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ती है, स्टार्ट में कुछ भी नहीं बनता बंदे का। बिल्कुल। तो वो बातें करते थे, इन्होंने बड़ी कोठियाँ बना ली हैं, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे ही फिर रहे हैं। जैसे ही हम साल 2 साल गुजरे हैं, 1.5 साल गुजरा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही पीक पे आए हैं, अल्लाह पाक ने नवाजा है। तो अब जो है जिस सोसाइटी में हमने प्लॉट लिए हैं उधर ही उनका प्लॉट है, और जो काम हम उधर कर ही रहे उनका हैं, पहले से था। नहीं उन्होंने अब लिया अच्छा। रिसेंटली। तो जब हमने जो है हमने उन्हें कहा था कि हमारे साथ काम कर लो अच्छा। पहले, नहीं Investment कर लो। हाँ, तब उनको ये समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आज वही लोग हमसे ब्रांच मांग रहे हैं अदर सिटी में, क्या हमें ब्रांच दे दो, फ्रेंचाइज दे दो। जी।
लेकिन अब जो है ना वो चिड़िया चुग गई खेत, अब ये ना हो पाएगा। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं तलहा कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, आपने खुद ही इस बात की निशानदेही कर दी, कुछ लोग होते हैं जो आपको बूस्ट कर रहे होते हैं कि आप करो, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। कुछ लोग होते हैं जो आपको लेट डाउन कर रहे होते हैं। कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको कहा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो देखिए ना पढ़ाइयाँ हैं ना एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी गेन किया, इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको कहा कि नहीं आप करो, इंशाल्लाह आप लोग कर लोगे, आप लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप लोग ये कर सको? सबसे पहले तो रिस्क लेने का हमें ना स्टार्ट से ही शौक था। अच्छा, कि हमने रिस्क लेना है, जो मर्ज़ी हो जाए, खैर है, ज़ाया हो जाएंगे पैसे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद माँ बाप हैं, हमारे वालिदैन ने आज तक हमसे ना एक चवन्नी भी नहीं ली कि आप जो कमा रहे हो हमें दो। उन्होंने यही कहा था कि जो भी करना है, जो भी कमाना है, सारा आप लोगों का है। जो हम कमा रहे हैं, हम दे रहे हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। हम खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, सारा कुछ करेंगे, ठीक है। उनका यही बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि उन्होंने इतना बड़ा हमारे लिए नहीं तो आजकल कौन सपोर्ट करता है, आजकल तो घर में बंदा वेला बैठा रहे तो माँ बाप को भी चुप नहीं लग जाता है वो। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद हमारे दोस्त, हमारे भाई, जिसमें सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई जो हैं, हम भाई सरफराज हैं, भाई तारक हैं, उसके बाद मेरे दोस्त हैं जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा ये आपके दोस्त है भाई हैं जिनका आपने नहीं, नाम लिया? हम 3 भाई हैं। अच्छा। लेकिन ये भी हमारे भाइयों में सबसे आगे हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद हमारे दोस्त हैं जिसमें अब्दुल्ला रऊफ़ है, इस्माइल है और अवैस है। ये वो बंदे हैं कि जिनको अगर मैंने कॉल की या मैसेज किया ना, इन्होंने कुछ नहीं पूछना क्या हुआ है क्या नहीं, ठक वो काम करना है। और अवैस ब्रांड बनाने में, हमारा जो ब्रांड का लोगो है, ब्रांड की थीम है जो मुकम्मल, ये अवैस ने तैयार की थी। ठीक है। तो इन लोगों का मैं कह रहा हूँ ना, फ्रंट पे हम दो हैं। तो आपने इनको शेयर दिए फिर अपने कारोबार में? हम शेयर नहीं, हम ये कहते हैं कि आप लोग भी स्टार्ट करो, हम आप लोग, लेकिन वो खुद नहीं स्टार्ट करते। ये खुद कैसी नहीं स्टार्ट बात है? कर रहे। खुद नहीं, क्यों नहीं कर रहे? आप लोग खुद उन स्टार्ट। लोगों ने हमें मोटिवेट किया। अभी रिसेंटली अब्दुल्ला भाई जो हैं, उनको मैंने कहा कि यार आप स्किन केयर का शुरू करो, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब हमें तो पता चल गया कि क्या क्या मसले थे, क्या मुसीबतें थी, वो आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं कैमरे के सामने ऑन एयर कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों के आगे हाथ जोड़े हैं, खुदा आप लोग भी शुरू कर लो। कब तक आप जॉब के पीछे भागते रहोगे? तो आप बिजनेस शुरू करो, हम आप लोगों के साथ है। जो भी आप लोगों से ना हुआ, हम आपके साथ शाना बसाना खड़े हैं। शुरू में बहुत सारे मसले भी आते हैं, कौन से वो ऐसे मसले थे जो आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखे, करके गलती करके फिर वो सीखा, फिर सोचा कि अब इसको दोबारा नहीं दोहराना? लेकिन मसले तो ऑब्वियसली हर बिजनेस के अंदर आते हैं। आपको सबसे बड़ी चीज़ें क्या फेस करनी पड़ी? क्या इसका प्रायर नॉलेज नहीं था, वो मसला था, या अकाउंट्स में इशू हो रहा था? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी? देखें जी, ऑनलाइन बिजनेस की ना सबसे बड़ी बुनियाद जो है ना, वो तो आपके प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन अहम किरदार जो होता है ना, वो आपकी डिलीवरी का होता है, कोरियर्स का होता है। कि जब तक आपकी डिलीवरी अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर जो हैं वो रिपीट ऑर्डर नहीं देंगे। अगर आपने कोई चीज़ हमसे ऑर्डर की है, वो आपको 2-3 दिन में नहीं मिलती, हफ्ते बाद जाके मिलती है, उसने तो वैसे ही बेकार हो जाना है, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ इतनी होती नहीं है। 2-3 दिन में यूज़ करो आप, अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन जब कोरियर्स ही अच्छी नहीं होगी तो आप आगे बिजनेस अपना रन नहीं कर सकते। आप इतनी मर्जी अच्छी दे लें सर्विस, ये बड़ी अच्छी आपने, लेकिन उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे हम रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और एक एक करके मैं पूछूंगी उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसकी शेल्फ लाइफ के बारे में, उसके अंदर क्या क्या ऐसी खसूसियात मौजूद हैं, किस स्किन के लिए, किस स्किन टाइप के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। प्रोडक्ट्स जो है वो इनके आ गए हैं मेरे पास, एक एक करके मैं इनसे प्रोडक्ट्स के हवाले से पूछूंगी और आपने उनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या वो किस चीज़ के हवाले से काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बतानी। सबसे पहले तो ये सोप्स हैं दोनों, ठीक है। एक तो जो है ये सेफ्रॉन बार है जी, और दूसरा जो है वो मुल्तानी मिट्टी वाला है। मुलट्ठी सोप है। मुलट्ठी है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों जो हैं ये डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए हैं, और कौन कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा? ये ना हमारी फॉर्मुलेशन ऐसी होती है कि हर स्किन पे सूटेबल होते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं होता। ठीक है। ऑर्गेनिक चीज़ें आपको पता है कि अगर वो फ़ायदा नहीं देती ना तो इसका नुकसान भी नहीं होता, जैसे होमी मेडिसिन होती है। तो सेफ्रॉन जो है ये वाइटनिंग और ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और मुलट्ठी सोप जो है वो आपके हाथ में पकड़ा हुआ है। हम चैलेंज के साथ, ये दावे के साथ बात करते हैं कि अगर किसी को पुरानी ज़िद्दी छाइयाँ भी हैं ना, जो किसी चीज़ से ख़त्म नहीं हुई, तो वो हमारा ये सोप रेगुलर यूज़ करें। डील यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले सोप यूज़ करें, आपको रिजल्ट मिलता है तो फिर डील की तरफ मूव करें।
बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी डॉक्टर को पहले दिखाएं, उसके बाद कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो कर लें, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो आपको chemical- ख़राब करे। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और ये कितने अरसे तक यूज़ करने से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा? 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक इसका है। मतलब ये नहीं है कि 1 हफ्ते के अंदर चेहरा साफ हो जाएगा। हाँ। रेगुलर कम से कम महीना 2 महीना यूज करना पड़ेगा आपको। रेगुलरली उसको यूज़ करते रहें तो आपको लेकिन शुरू हो जाएंगे, हाँ, आपको ये result- पता लगना हाँ, शुरू पता हो चल जाएगा जाएगा। कि चीज़ अप्लाई की है आपने। अच्छा, ये जो है ये हर कोई बना रहा है राइस के हवाले से। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने राइस, क्योंकि आजकल ग्लास स्किन और ये जी, जी। कोरियन स्किन, वो इसी से उनके प्रोडक्ट्स के अंदर ये मौजूद होता है। ये क्या क्या कर रहा है? ये इसमें ग्लूटाथायोन है, कोचिक एसिड है, क्योंकि आजकल हर बंदा ये चाहता है कि एक्नी पिगमेंटेशन खत्म हो ना हो, चेहरा जो है वो ग्लो करने लग जाए, चेहरा वाइट हो जाए, सफ़ेद हो जाए, जी। एक ये सफ़ेद इंस्टेंट रिजल्ट देता है आपको। आप एक बार वॉश करेंगे ना, आपका फेस आपको लगेगा कि आपने कोई चीज़ लगा ली है, फ़ौरन स्मूथ हो जाएगा आपका फेस। ठीक है। और वो जो दूसरा आपके हाथ में है वो ये भी फेस वॉश है? जी फेस और वॉश ये भी फेस वॉश? ये हमने कॉम्बो में बनाया है, पाकिस्तान में पहली बार है। विटामिन सी और कॉफ़ी को हमने कंबाइन करके। और आप देखते हैं कि जो आजकल ऑफिस जाते हैं, टाइम रूटीन उनकी बिजी होती है बहुत ज़्यादा, तो वो आजकल नहाना धोना भी थोड़ा बहुत मुश्किल होता है सर्दी की वजह से। तो इस सूरत हाल को हमने मद्देनज़र रखा है कि अगर आप जो है इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, अक्सर सो के जब उठते हैं ना तो आपके स्किन पे ना स्वेलिंग होती है, वो चेहरा फ्रेश नहीं लगता। आप इसको एक बार आप वॉश करें तो आपकी जो स्वेलिंग है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी ठीक है। और बिल्कुल फ्रेश लगेंगे जैसे अभी नहा के आए हैं आप। कॉफ़ी इसके अंदर मौजूद है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉफ़ी से आपने स्क्रबिंग करनी है अपनी, खुश्क कॉफ़ी से, या आप उसको जो है वो पाउडर फॉर्म में कर लें, उससे स्क्रबिंग करनी है। बहुत सारी जो आपकी डर्ट होती है वो निकल जी। जाती है। लेकिन आपने कहा कि जी सोने के बाद जो पफीनेस हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे ख़त्म हो सकती है? वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कि वो स्किन को, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रही होती है तो इस नॉर्मल वजह से। प्रोसीजर तो है, जब आपने ठीक है। सो के उठना है, आपने सिंपल पानी से वॉश करना है, हाँ। उससे खत्म तो नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेगी। हाँ। इसके साथ आप जब फेस वॉश करेंगे ना, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक वो है। जब बिल्कुल चेहरा फ्रेश लगेगा, ऐसा लगेगा आप सो के उठे हैं। ये अब्दुल्ला क्यों हंस रहा है बीच बीच में? है अब्दुल्ला, क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी इसके अंदर इंग्रेडिएंट है जो तुम्हें हंसने में मजबूर कर रहा है? नहीं नहीं, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें। हंसी की ये नहीं है कि इसमें स्टीरॉयड ही हो, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जो हंस क्यों भी- रहे हो तुम फिर बीच बीच में? बस हंसी आ जाती है। क्या ऐसी बात कर रहे हो? अच्छा, ये सनस्क्रीन है। अच्छा, इसमें SPF 30 है। बहुत सारे लोग जो है वो ज़्यादा SPF वाला भी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं कि जी क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा SPF हो तो ज़्यादा स्किन के लिए बेहतर होता है। आप लोगों का ज़्यादा वाला भी है या नहीं? अभी सिर्फ 30 है, आगे फ्यूचर में अभी जाके ये ज़्यादा? हमारा मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है, ये 3 in 1 है। अक्सर आपने सन ब्लॉक यूज़ की होंगे, काफ़ी ब्रांड के हैं, वो ना स्किन पे पैच छोड़ देते हैं, वाइट कास्ट छोड़ देते हैं। बिल्कुल वाइट कास्ट हो जाता है। इससे कुछ भी नहीं होगा। ये 3 in 1 है, ये वाटरप्रूफ है, ये ऑयल फ्री है, और सबसे बड़ी बात ये एज ए मॉइस्चराइजर काम करेगा और आपकी स्किन पे ये ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा। अच्छा, इतना जब, और इसको अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे आपकी स्किन वाइट भी होने लग जाएगी इससे। क्योंकि इसके अंदर अकेला ये सन ब्लॉक नहीं है, सनस्क्रीन नहीं है, इसके अंदर कोलेजन ऐड है जो स्किन को डैमेज होने से बचाता है, रिपेयर करता है साथ साथ, और जो है एंटी ना एजिंग का काम करता है ये। बेहतरीन हो गया। इसके बारे में मैं और भी पूछूंगी। आमना जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है हलीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी आमना जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी सारी टीम को सलाम। और हुमायूं साहब कहाँ गायब हैं? और जैनब मुझे नजर नहीं आ रही। जैनब अभी आपको नजर आ जाएंगी, और हुमायूं का हमें भी नहीं क्या पता। हाल है, कैसी हैं आप? क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैनब आप कैसी हो? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। जैनब एक दिन मजे का सूप तो बनाना बताओ, जैसे वो होटलों में नहीं मिलते, जबरदस्त से। कोई मुझसे कहता है कि वो पंजों से यखनी निकालते हैं, इसलिए उनका जायका इतना अच्छा होता बिल्कुल, है। वो बिल्कुल सही कहते हैं। हड्डियां और पंजे जो होते हैं उससे वो बना हुआ होता है, और इसी तरह से उनके चावल भी इसीलिए इतने अच्छे होते हैं। जो पुलाव होता है वो पंजों का सूप बनाते हैं, उसकी यखनी बनाते हैं बहुत अच्छी से। अरे वाह, ये तो तुमने तो सीक्रेट बता दिया। मैं तो इस पे कब से इसको डिनाई कर रही थी कि यार ये कैसे हो सकता है। नहीं होते। और अच्छा, आपने that's नोट good। किया होगा कि बहुत ज़्यादा हाथ चावल खाने के बाद चिपचिप करते हैं, और या सूप आप पिएं तो वो ठंडा हो जाए तो बहुत जल्दी जम जाता है, तो उसकी रीज़न यही होती है। हलीमा मुंह क्यों छुपाया ऐसे? आपको पता है कि पंजों का सालन भी बनता है? या मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि जिन लोगों को कोई बीमार, मतलब ऐसा हड्डियों वगैरह की बीमारी हो जाती है, उनको कहते हैं, लेकिन बस मुझे झुरझुरी सी आई है ये सोच के कि पंजों के हम सूप पीते रहे। अल्लाह ये मियां। पंजे साफ कर देते हैं। नहीं, पंजे साफ कर- झुर्रियों यार को मेरी तो बात मतलब सुने, साफ तो लोग ओझड़ी करके भी बना लेते हैं, लेकिन दिल तो नहीं मानता ना खाने को। नहीं नहीं, वो नहीं दिल करता खाने को। नहीं वो करता ना, तो हाँ, तो इस तरह मेरा पंजे खाने का भी नहीं कर रहा है।
और मेरा भी नहीं करता ना, तभी तो मैंने आपको हम बना के दे देंगे, बताएंगे भी किसके अंदर लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ आमना जी, मुझे जो झुरझुरी आई है वो ये सोच के आई है, पता नहीं कितने अरसे से मैं सरपंचों के सूप पी पी के लोगों को कहती रही हूँ कि वाह क्या सूप है, जल्दी से पी लो तुम लोग भी। तो लेकिन देखो ना, सेहत तो ठीक रही ना, जायका भी जबरदस्त रहा, सेहत भी ठीक रही, इसका आपको मतलब है कि पसंद भी सही आ है। गया हम सब कुछ। सोचे ही ना कि हम नहीं, क्या आप खाएं। ऐसा करें, आप हड्डियों से बना लें, हड्डियां ले लें। हड्डियाँ मुझे ठीक तो लगती बनाते है हैं, हड्डियों से। तो बनाते हैं। अच्छा, दूसरा भी जो बच्चे आए हुए हैं, मैं सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कहा ना एंटी एजिंग, हाँ जी, फौरन मेरा हाथ गया मोबाइल की तरफ, मैंने कहा फटाफट मिलाओ गई और खटाक से पूछो कि जो एज होना शुरू हो गए हैं उनका भी रिवर्स करेगा, या जो भी एज नहीं हुए जैनब और हलीमा की तरह उनको एज नहीं होने देगा। मेरी बात ये सुने, जल्दी अभी से हमारी एज ही क्या, अभी हमारी उम्र ही क्या है कि हम एज होना शुरू नहीं हुए। आमना जी, दिस इज वेरी बैड, अभी हम बहुत जवान से हैं। अरे गुस्ताखी माफ, आई मेंट टू से कि अगर आप लगाना शुरू इस एज से ही कर दोगे तो कभी एज हो गई। थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन। हमारी तरह के है, हाँ जी, तो क्या अच्छा, वो वापस आ सकेंगे? ठीक है आमना जी, हलीमा जल्दी से और जैनब बताएं की एज कौन में सा वो वापस आ कजन था सकेंगे। आपकी लाइफ में, या आप वो कजन थी जिसकी शादी का पूरे खानदान को इंतजार था? जी मैं ही थी, सबसे पहले मेरी हो गई। सबसे पहले आपकी हो गई? लेकिन पहले ये मैं बताऊं, जिनकी सबसे पहले हो जाती है ना उनको बड़े फायदे होते हैं, उनकी शादी में सब बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें पार्टिसिपेट तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अब मेरे बच्चे माशाल्लाह इतने बड़े हैं कि जो कजन मुझसे 6-6 साल बड़ी है, 7 साल बड़ी है, उनके बच्चे भी इतने छोटे हैं। छोटे तो ये अच्छा भी है खैर कि कम उम्र में हो गई शादी, जल्दी हो गई, तो अब हम खुद पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए ये अच्छा हुआ ना, आपकी भी कम उम्री में हो गई, अब आपके बच्चों की भी हो गई, अब आप खुद जवान हैं और जवान औरत ने अपने बच्चों की भी शादियां करनी है, तो अभी आप जवान ही रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। एंटी एजिंग का बताइए। वेलकम बैक टू द शो। आमना जी ने सवाल पूछा था, पहले उसकी तरफ जाएंगे, फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जो इनसे मैंने पूछनी है, लेकिन उन्होंने कहा था एंटी एजिंग कौन कौन से आपके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, और अगर आपको रिंकल्स आ गए हैं तो क्या वो रिवर्स हो सकते हैं, या अगर जिनको रिंकल्स नहीं आए या रिंकल्स आना शुरू हुए हैं, अभी थोड़े से आसार आए हैं क्योंकि आपकी एज जो है वो 40 के करीब है, तो आपको थोड़ा सा पता लगने लग जाता है कि अब आपके मार्क्स जो हैं वो परमानेंट होने लगे, तो उनको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए? उसके लिए हमारी जो प्रोडक्ट है वो रेटिनॉल सीरम है, जो कि बहुत ही रिजल्ट उसके कमाल के हैं। अगर उसका यूज़ की बात की जाए तो वो आपने नाइट में या डे में यूज़ कर सकते हैं। वन टाइम एक दफ़ा दिन में लगाएं, ठीक है। उसमें काफ़ी किरदार होता है इंसान की एज पे रिंकल्स का। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो है एज 40 हो जाए लेकिन रिंकल्स ना स्किन पे आए, तो ये तो बात मुमकिन नहीं ही नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए। हाँ, कुछ एज होती है जिसमें इंसान 20 एज लगा लें, 25 लगा लें, मतलब राउंड अबाउट, तो उसमें ये होता है कि इंसान की नींद पूरी नहीं होती, तब भी रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पे। इंसान की डाइट अच्छी नहीं होती, इंसान का जो है वाटर इनटेक जो है वो ठीक नहीं होता, उसकी वजह से भी जो है रिंकल्स आ जाते हैं। केला किरदार प्रोडक्ट का नहीं होता, प्रोडक्ट के साथ साथ इंसान की स्किन केयर बहुत डिपेंड करती है, साथ इंसान की डाइट बहुत जो है डिपेंड करती है। अगर प्रोडक्ट ने तो ऊपर आपकी स्किन के ऊपर यूज़ होना है, जब आपके अंदर इनर इशू ही नहीं ठीक होगा तो वो आउटर इशू तब तक क्लियर हो ही नहीं सकता। अगर अंदर से ही आप हेल्दी नहीं होंगे तो स्किन पे आप जो मर्जी लगाते रहें, आप हेल्दी नहीं हो सकते। हमारे साथ सहर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है सहर? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। आप बताएं ना, बड़ी प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू, आ गई और छा गई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अभी तो कहती हैं जी कि मुझे नेवी ब्लू कलर पसंद है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ब्लैक और मरून में जो आप आ जाती हैं ना, बस कमाल है। बस मैं अपना फेवरेट कलर चेंज करके ब्लैक और मरून करने लगी हूँ। ओ सच्चे कुर्बान। अच्छा मेरी बात सुने ना, हमारे प्यारे शहजादे कहाँ हैं, मेरे ग्राइन भाई? या ये आज एक मुअम्मा है जो कल ही मेरे ख्याल से हल होगा, क्योंकि ये हमें भी नहीं पता कि वो एक मुअम्मा है। ये एक मुअम्मा है, ये एक मुअम्मा तो कहीं और आ रहा है, लेकिन आज एक मुअम्मा है।
आज एक मोहम्मा है। चले जनाब, एक छोटी सी पोइट्री है, अगर इजाजत दें तो आ जाए। इरशाद इरशाद इरशाद। और मैं कहती मुझे हूँ जैनब जी भी बड़ी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत, हमेशा की तरह वो कह रही हैं कि नो मेकअप लुक है, लेकिन मुझे फिर भी प्यारी लग रही हैं। चलें जनाब, पोइट्री आ रही है। ज़ैनब को मेरे वैसे मेकअप हाथों की में जरूरत तेरा- ही नहीं है, वो खूबसूरत ही नहीं इतनी है। है कि बिल्कुल अल्लाह उनको मियां ने- बाकी जरूरत नहीं है। अल्लाह मैंने करके भेजा है मेकअप जनाब, माशाल्लाह। हो जाए फिर, पोएट्री हो जाए। चलें जनाब। मेरे हाथों में तेरा हाथ हो जाना, मेरे हाथों में तेरा हाथ हो जाना, तेरी बातों में मेरी बात हो जाना, यूं ही चलते चलते कहीं खो जाए हम, यूं ही चलते चलते कहीं खो जाए हम, मेरी सांसों में तेरी सांस हो जाना, और तन्हाई अपने पास हो जाना, सर रख के तेरे कांधे पे सो जाए हम, मैं जागूं तेरे प्यार में, मैं जागूं तेरे प्यार में, और जीत लूं तुझको मैं खुद को हार के, तुम रूठो तो मनाऊं मैं तुमको गुनगुना के, क्या बात। तुम जो रूठो तो मनाऊं मैं तुमको गुनगुना के, हो सांसें मेरी तुमसे पूरी, तुम ना हो तो मैं हूँ अधूरी, हो सांसें मेरी तुमसे पूरी, तुम ना हो तो मैं हूँ अधूरी, तू ही तो मेरा प्यार है, और तुझसे ये खजां भी बहार है। क्या बात है, क्या बात है। जो हो तू तो चैन आए, जो हो तू तो चैन आए, मेरे भी प्यासे मन को पिया, ना हो तुम तो हम हैं मुरझाए मुरझाए, जाने मन बोलो और हम तुमको क्या कहें, क्या सुनाएं और क्या बताएं, और क्या क्या छुपाएं, ये सफर यूं ही चलता जाए, हम यूं ही मिलते जाएं, मगर ऐसा तो तब होगा जब तुम भी यूं ही चाहो मेरी जान, जब तुम भी यूं ही सोचो मेरी जान। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया सुनाने के लिए, लेकिन साहर रुके, मेरी बात सुने, ये आपने किसके लिए लिखा है? ये शादीशुदा जोड़ों के लिए या ये गैर शादीशुदा जोड़ों के लिए? ये जोड़ों के लिए नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उन जोड़ों को कोई और ही मसले पड़े हुए होते हैं, लेकिन हो भी सकता है तलहा इतनी तारीफ कर रहे हैं अपनी वाइफ की, तो हो भी सकता है कि ये शादीशुदा जोड़ों के। बहुत शुक्रिया साहर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा मुझे बताएं तलहा कि आप दोनों भी यहाँ पे आए हुए हैं जी, और जाहिर है बहुत टाइम के लिए आप लोगों को वैसे भी बाहर जाना पड़ता होगा, प्रोडक्ट लेने के लिए, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बहुत सारे ऐसे काम होते होंगे। पीछे कौन सी ऐसी आपकी टीम है जो सारा काम देखती है, या उसके ऊपर आपको, क्योंकि टीम अच्छी होना, एतबार के लोग होना, ये भी बड़ा मैटर करता है आपके बिज़नेस में। काफ़ी लोगों का आपने नाम भी लिया, अपने फ्रेंड्स वगैरह का, लेकिन कौन कौन है इस वक्त जो आपके पीछे मौजूद है आपके बिज़नेस की टेक केयर के लिए? देखें जी, डीलिंग में हमने भाई को रखा हुआ है फर्स्ट पे। अच्छा। तैयब जो है अभी आना था उसने, लेकिन हमने बड़ी मिन्नतें की कि आप भी आ जाओ। वो थोड़ा सा शाय है। अच्छा। नहीं जी, जो सबसे बड़े हैं आपके भाई? मुझसे छोटा है वो। अच्छा, मैं बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हैं, फिर तैयब है, फिर अब्दुल्ला है। हाँ जी। तो तैयब को अब आप वहाँ छोड़ के आए हुए हैं? तैयब हमारे साथ ही आया, वो इस्लामाबाद ही है। अच्छा। तो यहाँ पे नहीं आया, वो थोड़ा सा शाय है, वो कैमरा फेस नहीं कर सकता। नहीं उस तो हिसाब से। हम आपको कैमरे पे ना बिठाते तैयब, हम आपको वहाँ कुर्सी मंजी डाल देते एक छोटी सी, आप तो- वहाँ बैठे रहते, कोई मसला नहीं था। और रही बात पीछे काम की, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि हमें इतनी अच्छी स्टाफ मिली हैं जो हमारे पीछे हमें फ़ील ही नहीं होने देता कि हमारा काम बंद है, नहीं है, रिमोट जॉब हमारी हो गई है। हम जहाँ मर्ज़ी जाएँ, जहाँ जो मर्ज़ी करें, पीछे वो हमारा सारा काम हैंडल कर रही हैं। तो मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक ऐसे ही हमें इत्फाक रखे ताकि ये काम ऐसे ही आमीन सुभान। बना रहे। और मैं ऑर्गेनो क्लिनिक का सारा क्रेडिट उन्हें देता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होती इस तरह, हर बंदा नहीं होता कि जो दूसरों के काम को अपना काम समझ के करे। बिल्कुल। लेकिन अभी वो हालांकि यहाँ पे नहीं है, वो पीछे हैं, लेकिन उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। जो बंदा तारीफ़ के काबिल होता है उन्हें मोटिवेट और अप्रिशिएट करना हमारा बनता है। वो 3 बहनें हैं। अच्छा। और स्टाफ हमारे पास और भी है, लेकिन वो 3 बहनें हैं, तीनों माशाल्लाह इतनी काबिल हैं कि जितनी तारीफ़ करूँ कम है। माशाल्लाह। उन्होंने हमें ये फील नहीं होने दिया कि ये ब्रांड हमारा है या उनका है। इतना टाइम दे रही हैं, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक वो डीलिंग कर रही होती हैं, और उन्होंने पार्सल्स भी पैक करने होते हैं, उन्होंने जो पैकिंग भी करनी होती है। तो मैं जो है नेशनल टीवी पे भी उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे ही हमें रखे। आमीन। अल्लाह ताला उनको जी और ज़्यादा तरक्की दे और खुशहालियाँ दें, क्योंकि ऐसी टीम आपके पास होना ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप उनके ऊपर जो है वो सारा एतबार करें और सब कुछ करें, और वो भी आपके साथ इतने सिंसियर हों कि आपके काम को अपना काम समझ के करें। अच्छा मुझे बताएं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आ रही हैं? इसको क्या नेशनल वाइड तो करने का इरादा है ही है, वर्ल्ड वाइड करने का भी इरादा है, बाहर भी आपके पास आ सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। फिर हमने किचन में भी जाना है ज़ैनब के पास, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। तलहा और अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे फ्यूचर प्लान्स के हवाले से पूछ रही हूँ कि आगे इनके क्या प्लान्स हैं, क्या इन्होंने अपना प्लांट जो है वो खुद बनाना है, अपनी फैक्ट्री डिज़ाइन करनी है, प्रोडक्ट्स की नई रेंज निकालनी है, ज़्यादा चीज़ें करनी है, बैरून मुल्क से पहुँचाना है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आगे गोल्स में आपके शामिल हैं? देखें जी, हमारे 2 गोल्स हैं। हमारा यूनिट और प्रोडक्शन प्लांट है लेकिन स्मॉल स्केल पे है अभी, उसे हमने जो रेनोवेट करना है और इंशाल्लाह वो भी खानेवाल में ही है। वो लाहौर में। अच्छा, लाहौर में है। और दूसरा हम ना हेल्थ और वेलनेस में आ रहे हैं अब इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसमें हमने ना, हमारा एक ब्रांड है ऑर्गेनो फूड्स, ऑर्गेनो कॉस्मेटिक्स है, ऑर्गेनो क्लिनिक है, ऑर्गेनो फूड्स आ रहा है। उसमें हमने न्यूट्रीविटा से स्टार्ट करना है बच्चों और बड़ों के लिए। वाइटामिन ऐसे होंगे कि आपको नेचुरल ही, जैसे ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उनका मिक्स ब्लेंड होगा वो, ठीक है, यानी उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, कोई केमिकल्स नहीं होगा, टोटल ग्रोथ आपकी जो होगी वो इसी से होगी। ठीक है, वाइटामिन आपको मेडिसिन की सूरत में नहीं लेने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से आप एक्सट्रैक्ट करके एक वाइटामिन बनाएंगे जो आप लोग आसानी से खा सकें। ठीक है, चलें जी, आ जाएं आप दोनों हमारे साथ, हम किचन की तरफ चलते हैं। ज़ैनब हमारा इंतज़ार कर रही हैं। इकरार भाई भी हमारे साथ कॉल पे नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप दोनों यहाँ आ जाए। बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक माशाल्लाह। आज हमायूं भाई नहीं नजर आ रहे, ज्यादा ही मसरूफ हो गए हैं वो। इस बात पे आपने माशाल्लाह क्यों कहा है? मतलब के शादी करवा के ज्यादा मसरूफ हो गए। बस कि वो कहते हैं ना कि लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, तो अब आप लोगों ने देख लिया उसका अमली मुजाहिरा। बिल्कुल। लेकिन वैसे पता है मैं इस बात को मानती नहीं हूँ कि बीवियों को कहा जाए कि शादी, जो बदलने वाले होते हैं ना वो वैसे ही बदल जाते हैं। बीवियों पे कोई इल्जाम नहीं, हाँ बीवियों पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बीवियां तो बेचारी पराई होती हैं, उनको क्या पता कि बदलना है किसी ने कि नहीं बदलना। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं एग्री हूँ। वो पराई भी होती हैं और वो बड़ी मासूम भी होती हैं। मासूम, ये भाभी सुन रही है ना, भाभी को सुनाने के लिए ये आपने मासूम कहा है ना, वरना ऐसा समझते नहीं आप दिल से। चले माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। इकरार भाई कैसी हैं भाभी? खैरियत से? भाभी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है और एक बड़ी गुड न्यूज भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे, खुश रखे। भाभी को ये बड़ा अहम जो है वो टाइम होता है, भाभी को बहुत खुश रखें भाई, उनके आगे पीछे भी रहे। मेरी पोस्टिंग थी ना गिलगित वाली साइड पे ना, तो उधर सब इशू था, मतलब उधर दूर भी थे, तो अभी उधर से मेरी पोस्टिंग इधर हो गई है सियालकोट में। जबरदस्त हो गया, ये तो बॉर्डर के पास आ गए आप, लेकिन भाभी से भी करीब ही है। बिल्कुल, सियालकोट से तो नारोवाल का 1 घंटे का जी 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 बिल्कुल, इसीलिए कह रही हूँ, ये तो आप रोज भी जा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो। इंशाल्लाह बिल्कुल। बात ये जी, सब आपकी दुआएं हैं। वो भी आपका शो देखती है ना, वो एक दिन मुझे कह रही है बस जितनी तरीके आप शो में करते हैं इतनी मेरी करे तो सियालकोट की जगह नारोवाल पोस्टिंग हो जाती तो मैं यही कहने लगी थी कि ये तो उन्होंने बड़ा आपको आसान सा नुस्खा बता दिया, आप करना शुरू कर दें उनकी तारीफें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए इकरार भाई, थैंक यू सो मच। नादिया से जल्दी से बात करेंगे, उसके बाद हमने रेसिपी की तरफ से आना है। अस्सलाम वालेकुम नादिया। हुमायूं भाई नहीं आए हुए आज, अब ना पूछना मुझसे दोबारा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कान वो भी ठीक है जी, वो भी ठीक है, वो भी सब ठीक है। सीधा कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तुम बताओ क्या हाल चाल है? फरूक भाई कैसे हैं? फरूक अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। शॉपिंग के लिए निकली है, बाजी की शादी है ना 2 दिन बाद दोनों की। अच्छा वो शॉपिंग के लिए निकली है। अच्छा, तो वो ना माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी। कल आपने बड़ा प्यारा कोट पहना था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जा रही है राजरा बताई है। बस मैं बता रही हूँ तुम लोगों को कि ये कोई है पीछे मसला चल रहा मेरा, जिसकी वजह से मैं निकलती जा रही हूँ। कोई ना करा, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही, कोट बड़ा प्यारा लग रहा था। बहुत शुक्रिया, बस तुमने दुआ करती रहने कि मेरे जो शरीक है ना उनको आग लगे अल्लाह करे। वो नहीं आया आज। कल
थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे गुस्सा नहीं दिलाया बार बार पूछ के मुझसे कि कहाँ है वो कहाँ है। जी ज़ैनब, रेसिपी पे आ जाओ। ओके जी, कोफ्ते की मैं यहाँ पे रेसिपी बता देती हूँ। जो मैंने चिकन कीमा लिया है वो 500 ग्राम लिया है। आलू 1 अदद इसमें जाएगा, बॉईल किया हुआ आप इसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया 2 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच जाएगा, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चम्मच, या आप ब्रेड स्लाइसेस यूज़ कर सकते हैं और उसको चॉपर में डाल के आप कोफ्ते की शेप दे के फिर इसको हाफ डन ऑयल में फ्राई कर लें ताकि इसको बाद में आप फ्रीज कर सकें। ग्रेवी के लिए तेल 3 खाने के चम्मच, प्याज 1 अदद, इसको चॉप किया हुआ या पेस्ट की फॉर्म में आप यूज़ करें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, टमाटर 2 अदद पेस्ट बना हुआ, दही आधा कप, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। आलू 2 अदद जो है आपने इसमें ऐड करने हैं। पानी हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल सकते हैं और सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के लिए। अच्छा। तो जो मैंने कोफ्ते की रेसिपी बताई उसमें आलू इसलिए ऐड किया कि वो बाइंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, लेकिन एक ही ऐड हुआ है और छोटे साइज़ का आप उसको जो है आप बहुत ज़्यादा ना करें। हाँ, और उसके अंदर आपने उसको बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है और कोशिश ये करना है कि कीमे में पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई हुआ हो और आपने बॉल्स बना लेनी। उसी के बाद लेकिन आपने कहा कि वो भी डालना है इसके अंदर, ब्रेड क्रम्स नहीं, प्याज डालना है, लेकिन प्याज से लोग कहते हैं पानी छोड़ देता है प्याज। तो प्याज का पानी आप निकाल लें बहुत अच्छे से। प्याज या तो प्रेस करें ताकि उसका पानी ब्राउन प्याज यूज़ कर लें। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो उससे जो बहुत अच्छे जो है वो बॉल्स बन जाएंगे। फिर जब बॉल्स आप बना लें तो आप इसको ये करें कि हाफ फ्राई कर लें ताकि हल्का सा ऊपर से कलर आ जाए और फिर ठंडा करके इसको फ्रीज़ कर लें। आपके ये 2 से 3 महीने जो है ना फ्रीज़ हुए हुए कोफ्ते बहुत अच्छा आराम से निकल आएंगे। और फिर आपने मसाला बना के जब कोफ्ते और आलू डालने का टाइम आए तभी कोफ्ते डालें, आप इसको अलग से फिर फ्राई ना करें। और फिर आपने चमचा नहीं ज़्यादा हिलाना। उसके बाद आपने इसको 30-35 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे आपने रख देना ताकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाएं और कोफ्तों के अंदर मसाला भी बहुत अच्छे से बन जाए, तो आपके कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। बेहतरीन हो गया। तलहा, आपको कुछ बनाना आता है, पकाना? जी, क्या? मैं बिरयानी बना लेता हूँ। कैसी? अच्छी? बहुत अच्छी, बेहतरीन हो गया। ये आप लेके क्यों नहीं आए खाने वाले से हमारे लिए बिरयानी? अभी बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, अभी तो इशू है ना, हमारे पास चीजें नहीं है, ये इशू है। टाइम भी नहीं है। घर से बना के ले आएंगे आपके लिए। बेहतरीन हो गया। आता है अब्दुल्ला कुछ बनाना तुम्हें? शौक तो है लेकिन कभी किया नहीं है, ऐसे टाइम ही नहीं होता। कर लो, जब वक्त पड़ेगा ना तो करना पड़ जाएगा। शादी के बाद फिर करना पड़ जाएगा, फिर वो कहेगी कुछ सिखा के नहीं भेजा माँ बाप ने, तो कर लो अभी, थोड़ा सा सीख लो। तो उसको किस लिए मकसद के लिए, लेकिन ऐसे मकसद के लिए तो खाना बनाने, ये भाई जिसने भी इससे शादी करनी है नजर सानी करो भाई, साथ काम वाली एक लेके आए ताकि काम जो है वो करके आपको दोनों, या फिर ये काम वाली रख के देगा उसको। थैंक यू सो मच तलहा और अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्कियां दे और आप लोगों के तीनों भाइयों के, तलहा, तैयब और अब्दुल्ला के इत्तेफाक को इसी तरह कायम और दायम रखें। हम लोग जो आप लोगों से यहाँ पे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। अभी मैं खाऊंगी थोड़ी देर में। आप लोगों से यहाँ पे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। अपना अपने घर में मौजूद अपने वालिदैन का, छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।